चलो देखो ध्यान सुनना। अब कल हम लोगों ने, बेटा सामने जाओ, कल हम लोगों ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था ना कल। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी निकाला था कि किसी भी सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग पॉइंट्स में कितनी होगी और ग्रेविटेशनल हॉलो स्फीयर की वजह से कितनी होगी। बात समझ में आ गई। अब जरा सोचो बेटा, ओएश एकदम शांत सभी लोग देखो। यानी अब जो मैंने आपको बताया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो कूलॉम्स लॉ क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने आपको पढ़ाया था ना न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या था ये, कुछ भी बताएंगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता था बताओ, स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट क्या था बताओ। बिटवीन देम, ठीक है ना। चलो तो ये तो था। और फिर लिमिटेशंस बताई थी। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, क्या लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या बताया था, हाँ वेरी गुड, स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड थे, है ना। तो अब यहां पे बात आती है कि सर आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि ये मेरे पास कोई डायमीटर है, मतलब सॉरी कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम गिवन है और जिसका डायमीटर गिवन है स्मॉल डी, सॉरी रेडियस स्मॉल डी गिवन है, इसका रेडियस कितना गिवन है स्मॉल डी, और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल एम है। लगे बात बंद कर दो। अच्छा क्या कह रहा हूं, एक यहाँ पे मेरे पास हैवी और सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल डी है और जिसका जो डिस्टेंस है 1 से उस दूरी पे कोई छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास स्मॉल एम है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन पार्टिकल स्मॉल एम ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल डी। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स act on particle of mass small m due to solid sphere of mass capital M and radius small d, where small d is comparable to small r, ठीक है ना। कंपेरेबल मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप इसको। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग ध्यान से सुनना, हम लोगों ने एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ था कि सर जो इंटेंसिटी आई होता है वो एफ अपॉन स्मॉल एम होता है। बोलो बात समझ में आ रही थी नहीं आ रही थी, बोलो आ रही थी ना। तो सर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं F इक्वल टू स्मॉल एम इंटू आई, मतलब इस पॉइंट पे कितनी इसकी वजह से इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, वो आई निकाल लें, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, ग्रेविटेशनल फील्ड intensity at point due to solid sphere। सॉलिड स्फीयर की वजह से वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी सबको पता है, जी एम बाई डिस्टेंस कौन सी लेते थे, उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते थे कि नहीं लेते थे। बोलो बेटा जरा कल वाले क्वेश्चन रिवाइज करना, तो आप देखोगे कि सेंटर से डिस्टेंस लेते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा d प्लस आर का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है किसी को, नहीं, ठीक। अब जब ये आ गया, वी नो दैट, क्या जानते हो
F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू आई, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इंटू मास, जो पार्टिकल रखा है उसका मास, यहाँ से कितना हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d प्लस r का स्क्वायर। देखो ये फोर्स निकल के आ जाएगा। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो किसी भी स्फीयर की वजह से जब कभी भी हम लोग फोर्स चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो फॉर्मूला तो सिंपल है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस समय जो डिस्टेंस लेना है वो कहां से लेना होगा? डिस्टेंस आपको यहां से नहीं लेना है, यहां से नहीं लेना है, यहां से नहीं लेना है, कहां से लेना है? बोलो बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आ गई ना? अगर ये R मुझे सेंटर से गिवन होता तो D की वैल्यू रखने की जरूरत, सीधे सीधे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है ना? ओके, तो जरा इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन, जैसे कोई कह देता कि सर मैंने क्या किया, एक रॉड ले ली, रॉड, और इसकी लेंथ कैपिटल L है, इसका मास कैपिटल M है। ध्यान सुनना, मैंने एक रॉड ले ली जिसकी लेंथ कैपिटल L है, मास कैपिटल M है। यहां से स्मॉल d डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पे स्मॉल m मास रखा गया है, ठीक है ना? तो अब इसमें कितना फोर्स लगेगा? या तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि यहाँ पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। देखो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो दो क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं। मतलब या तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ सकता है यहाँ पे, और या फिर एक मास रख देगा, कहेगा इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कंफर्म? ठीक। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए था, इन गिवन फिगर we have to find the net gravitational force acting on the particle due to this rod having mass capital M। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। तो बेटा समस्या इस बात की आई कि सर आपने कहा था पॉइंट साइज के लिए वैलिड है आपका फॉर्मूला, तो यहां तो ये इतनी बड़ी रॉड है, कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एक छोटा सा सेगमेंट एज्यूम करेंगे, और उस सेगमेंट को देखो लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया ऑफ लेंथ dx, जिसका मास कितना गिवन था? dm गिवन था। कितना गिवन था? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया? छोटा सा सेगमेंट ले लिया पॉइंट साइज का, जिसका मास कितना है? dm है। तो dm है, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? डिस्टेंस है इसकी x। कितनी है? x, ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ मास dm विल बी, अब जरा देखो df आएगा फोर्स कैपिटल G dm इंटू m, इसको कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है ना? और इसको ये तो m नॉट कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये m नॉट तो कांस्टेंट है, dm इसका मास अपॉन डिस्टेंस कितनी? x स्क्वायर। बोलो ये है समझ में? क्लियर? तो अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमें टोटल क्वेश्चन चाहिए, तो फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू होल रॉड, पूरी रॉड की वजह से कितना आएगा? तो इंटीग्रेशन df 0 to f। अब देखो ये x मिनिमम कहां तक हो सकता है? मिनिमम x d तक हो सकता है। बोलो बेटा मिनिमम x कहां तक हो सकता है? अगर इसको घुमा के यहां तक लाओगे तो मिनिमम इतनी डिस्टेंस होगी, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो यहां से ये d और ये हो जाएगा x प्लस d। बोलो बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो तो यहां से रखेंगे कैपिटल G स्मॉल m dm अपॉन x स्क्वायर। तो बोलो बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई सर कि यहां पे वेरिएबल x है, और हाँ ये वाला नहीं है, ये वाला। अभी आपने जो ये सेगमेंट लिया है वो कितनी डिस्टेंस में है?
तो ये सॉरी इसको x नहीं है d प्लस एल, सॉरी d प्लस एल, ठीक है। अब समझ में? तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये सेगमेंट का मास dm है, तो आपने यहाँ dm लिख दिया, लेकिन ये वेरिएबल तो x है और dm भी है, तो दो वेरिएबल एक इंटीग्रेशन के अंदर कैसे हो सकते हैं? तो आपको एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? L लेंथ की रॉड में मास है कैपिटल M, इसलिए 1 यूनिट लेंथ में, इसलिए dx लेंथ में m/l इंटू, और यही क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो पुट द वैल्यू ऑफ dm जैसे ही रखोगे, d से d प्लस एल कैपिटल G स्मॉल m m/l x स्क्वायर इंटू dx। जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लो, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा? तो यहां से जैसे कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं? g कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट, l कांस्टेंट, और कोई बचा? x स्क्वायर इंटू dx, d से d प्लस l। सर इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितने, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? पीछे लड़की तुम बताओ, कर पाओगी? तुम कर पाओगी? वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितने लोगों को पता है? इतना हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने लोगों को पता है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता। आजकल के लड़के ना पढ़ते लेके एक चैला उठा के मारना शुरू करो। हाँ वही है, पिताजी की चप्पलें पड़ी नहीं है बहुत दिन से, पढ़ती नहीं है आजकल बच्चों में, तभी ये लड़के एकदम बौखलाए हुए हैं सब। भाई देखो जो पुराने समय में चली आ रही थी ना तो परंपरा, वो वाकई सब बहुत जरूरी थी। बताओ इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ये। इसको कैसे करेंगे? 1/x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू dx, और एक फॉर्मूला होता है x पावर n+1/n+1। इसका x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? यही होता है। तो अगर यहाँ पे ये है तो इसका क्या हो जाएगा? -2 + 1/-2 + 1, तो -1/x, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। पढ़ लिया करो थोड़ा घर में, ठीक है। तो इसका जैसे इंटीग्रेशन करोगे -1/x आएगा, लिमिट है d और d प्लस l। अब ये माइनस साइन मैंने आपको इंटीग्रेशन में ये भी पढ़ाया था कि ये माइनस आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। माइनस हटा करके लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। d प्लस l माइनस खा करके इसको इंटरचेंज, घूस ले लिया ना इसने माइनस का, तो इंटरचेंज हो जाए, बदल लेगा अपना रिजल्ट। अब 1/d माइनस 1/d प्लस l, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन l, d प्लस l माइनस d अपॉन d, d प्लस l। इससे गया d से d गया कि नहीं गया? और एक l से G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d, d प्लस l। दिस इज द फोर्स। आ रही बात समझ में? कितने लोगों को अभी भी नहीं आया? ये चीज रफ वर्क है, नोट करो भाई अगर ना आया हो तो, और आ गया हो तो भी नोट करो। देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं इसको। ओए लड़की, ये रॉड है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला F = G(m1n2/r² नहीं लग सकता है, इसलिए आपने छोटा सा सेगमेंट कट किया, और इस सेगमेंट कट करने की वजह से इसका मास कितना हो गया? यहाँ पे dm हो गया, सेगमेंट है, और कितनी डिस्टेंस ले लिया? x, तो g dm × m0/x²। फॉर्मूला लग गया, क्योंकि अब तो सेगमेंट है ना छोटा सा।
तो बस अब ये छोटे भाग में अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये सेगमेंट मिनिमम यहाँ ले सकते हो, मैक्सिमम यहाँ ले सकते हो। तो जब यहाँ ले लोगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d, इसलिए लिमिट d। और जब यहाँ सेगमेंट ले लोगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l प्लस d कांस्टेंट। अब ये dm को कैसे रिप्लेस करोगे, l लेंथ की रॉड में है मास m, इसलिए 1 यूनिट लेंथ में, इसलिए dx लेंथ में, तो dm का वैल्यू आ गया। dm की वैल्यू को पुट किया, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिया, अंदर बचा 1/x²। तो x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x, ठीक है ना। माइनस को घूस लेकर के इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया अपनी लिमिट्स को। लिमिट का 1 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट जल्दी करो। देखो बेटा क्वेश्चंस तो बहुत हैं, हम लोग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टाइम के ना रहने की वजह से हम लोगों को सिलेबस आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, जरा देखो फील्ड तो आ गई, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिए और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ ली, ठीक है ना। ओके, अगर यहीं पे तुमसे पूछा जाता कि फोर्स नहीं चाहिए, मास हटा दो, तो बस मास हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसमें अगर मास हट गया ये, तो ये किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर है, चलो अब अपने आ जाइए उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फर्स्ट उसमें दिया होता उधर ही है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे भी। अब चलो देखो भाई, देखो बेटा अब आता है सर वॉइस, अब एकदम शांत। जैसे ये अर्थ है ना, और अर्थ के आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो तो होता है नहीं होता। तो यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि सर अर्थ की जो कोर है वो उस छोटे से ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा, और उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई बात समझ में, बोलो बात समझ में आई नहीं आई। फिर से सुनिए, अर्थ की कोर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो बात समझ में आ रही। अब इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, तो ध्यान से सुनना, ठीक। जैसे मान लो अब कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ की सरफेस में रखा हुआ है, अर्थ की सरफेस में रखा हुआ है बेटा, तो इसकी कोर की जो रेडियस है वो कितनी, मतलब अर्थ की रेडियस है r, अर्थ का मास है m, इसका मास है स्मॉल m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू अर्थ, ये कितना होगा सर, अभी तो फॉर्मूला आपने बताया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R²। बोलो ये आया नहीं आया। अब इसी फोर्स की वजह से आप इसके वेट को डिफाइन कर सकते हो। वेट क्या होता है, वेट होता है कि जो बॉडी कितनी तेजी से नीचे फोर्स लगा रहा है वो भी तो वेट ही है। बोलो भाई वेट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट ने किसी सरफेस में कितना फोर्स लगाया वही उसको क्या देगा, वेट देगा। बोलो बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे वेट क्या होता है, वेट, तो वेट आप जो F होगा वो m इंटू स्मॉल g से डिनोट किया जाएगा। बोलो किया जाएगा। वेट को भी एक तरह से फोर्स क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने इस पे जो फोर्स लगाया है वही वेट होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और जैसे ही हमने स्मॉल mg को
कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर के साथ रखा तो हमने क्या पाया, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ये है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, और यही जो जी निकल के आया है इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में आया? बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको क्लियर है? नोट्स में ऑलरेडी आप देख सकते हो, रिलेशन भी आपको दे दिए गए, कोई डाउट इसमें नहीं। अब जरा ध्यान सुनना, तो हम क्या कह सकते हैं सर, जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है? सर मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और कैपिटल जी तो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल। बोलो बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आया? फिर से शुरू करें, चलो ध्यान सुनो। देखो जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर है, सबको पता है सर ये जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब कहीं पे भी चेंज होने वाला जो। अब जो ये स्मॉल जे किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, ये क्या था, मास ऑफ द प्लैनेट। अगर अर्थ ले लिया तो अर्थ का मास कंसीडर होगा, मून ले लिया तो मून का मास कंसीडर होगा, और कोई प्लैनेट ले लिया तो उसका मास कंसीडर होगा। बोले बात समझ में आ रही है? और आर रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो जो प्लैनेट लोगे उन्हीं का मास और उसी का रेडियस। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक। अब जैसे ही कहोगे सर अर्थ की इस जी की वैल्यू कितनी है, तो सबको पता है अर्थ में स्मॉल जी की वैल्यू आप कितना लेते हो, 9 पॉइंट लेते हो कि नहीं लेते हो? अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप क्या करो, अगर आप क्या करें, अर्थ का मास कितना होता है बोलो, 6 into 10 power 24 kg, यही होता है ना? अब जरा ध्यान सुनना, अगर आप क्या करोगे, ग्रेविटी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू चाहते हो फॉर अर्थ, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर अर्थ, तो क्या करोगे, कैपिटल जी सबको पता है 6.67 into 10 power -11 होता है ना? मास की वैल्यू अर्थ ऑफ मास की 6 into 10 power 24 kg, ठीक है ना? और रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 into 10 की पावर 5 मीटर। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है? या अगर आपको लगता है तो लोग 6.4 ये 6 कर लो, ठीक, कोई डाउट नहीं। जैसे ही आप सारी वैल्यू रखोगे 6.67 into 10 power -11 into 6 into 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 into 10 power 6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 9.79 करके कुछ आता है, 9.79 सॉल्व किया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 लो भाई 9.81, ठीक है? तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यानी अब जरा सोचो बेटा कि अगर हम लोग क्या करें, प्लेनेट चेंज कर दें, तो सबने पढ़ रखा है मून में जो जी की वैल्यू होती है, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो g/6 होती है कि नहीं होती? तो मून में चेंज हुआ तो प्लेनेट चेंज होगा, तो वैसे ही हम लोग जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं, चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये जब आ गया तो हम लोग कुछ फैक्टर्स हैं कि जी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, कहां पे। तो अगर अर्थ की, अब देखो ये जो जी की वैल्यू आई कहां पे आई है, सरफेस ऑफ द अर्थ में आई है। कहां पे आई है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे आई है। अब देखो कैसे ये वेरी करती है वो चीज हम लोग देखेंगे। फिलहाल नोट्स में जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लो और इसको देख लो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो देखो भाई, देखो इधर ध्यान सुनिए। अब आपने इधर देख लिया होगा, अच्छा उसमें मास और वेट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है और स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस दिया होगा। 9th का क्वेश्चन है, आई तो कर लोगे आप ना। 9th में वो डिफरेंस पूछे जाते हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन पे डिफरेंस बताओ और मास में वेट में डिफरेंस बताओ, ये होंगे। अब है यहाँ पे वेरिएशन ऑन जी ड्यू टू नंबर 1 शेप ऑफ अर्थ। देखो एक बात जान लो, अर्थ के शेप की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट।
ऐसा नहीं है 9.8 अर्थ की हर सरफेस में होता है। अगर आप देखेंगे तो अर्थ हमारे लिए इस तरह की शेप का होता है, एग की शेप का, एग मतलब एलिप्टिकल फॉर्म में होता है, वो स्फेरिकल फॉर्म में प्योरली नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से है तो अब जरा देख सकते हो कि ये वाला जो है ये पोल है और ये कैसा है, इक्वेटर है। क्या है, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो क्या है, इक्वेटर, जिसकी रेडियस कम है वो क्या है, पोल। तो जरा देखो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ये है आर ई और ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है आर पी। तो आप देख सकते हो कि सर अभी हम लोगों ने पढ़ा है G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, सो वी कैन राइट G जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। बात समझ में आ रही। अब जहां का R ज्यादा होगा वहां G की वैल्यू, यानी देखो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, सो जी ई इज लेस देन। तो कहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, पोल्स में या इक्वेटर में। 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पोल्स में आपकी स्मॉल जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ इक्वेटर्स की रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये ज्यादा, तो जी की वैल्यू। समझ में, किसी कोई डाउट इसमें, देख लो ये चीज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर ये पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट साइड में नोट कर लो, हाँ नोट कर लो। आते हैं नेक्स्ट, ड्यू टू एल्टीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है ना। ये दोनों जो डेरिवेशन होंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, तो दो। अब अगर ऐसा हो गया तो जैसे अब अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाते जा रहे हो तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो अब कैसे चेंज होगी, क्या वैल्यू होगी, वो चीजें देखते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो, अगर आपने पहले सरफेस में ऑब्जेक्ट को रखा था, ठीक है ना, ध्यान से सुनना सभी लोग। इनिशियली व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो यहां पे बेटा फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वेट जो होगा वो mg होगा, बोलो बेटा। यस सर। और यही mg इसको क्या प्रोवाइड करेगा, कैपिटल G m स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, ये आएगा नहीं आएगा, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, ठीक। अब जैसे ही आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट को इस सर्टेन हाइट में लेके आते हो, तो यहां वेट हो जाता है mg डैश, और कितना ऊपर लेकर गए आप, h हाइट ऊपर लेकर के गए, तो कितना वेट हो गया यहाँ पे, when object is at height small h, then small mg dash is equal to capital G capital M upon r plus h का स्क्वायर, ठीक है ना। स्मॉल से कैंसिल आउट, स्मॉल g is equal to कैपिटल G, ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है ना। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, अगर हम लोग करें सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय g डैश बाय g इज इक्वल टू g डैश की वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M r प्लस h का होल स्क्वायर इनटू
कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर। तो जीएम से जीएम कैंसिल आउट, नीचे से आर जब बाहर लोगे तो आर स्क्वायर बाहर होगा ना, बोलो भाई। तो यहां से ऊपर तो आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एच बाई आर और इसकी पावर 2 कैंसिल। ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया, अगर गया तो यहां पे कितना होगा, -2 आ जाएगा। ये चीज आ गई। अब जरा बाइनोमियल आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन को ध्यान से सुनना। अगर कभी ऐसी इक्वेशन मिलती है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो n जो ये कोफिशिएंट होता है वो यहां मल्टीप्लाई में हो जाता है। कब? ये याद रखना, स्टार बना दी मैंने। when x is very very less than r, मतलब 1। ये ध्यान से सुनो कैसे, क्या मैं बोल रहा हूं। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो ये n जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। कब? जब ये x की वैल्यू 1 से काफी छोटी होती है। अब जरा सोचो बेटा, ये हाइट जो है कितना ऊपर लेके जाओगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर के कंपैरेटिवली 5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। 5/6400 किलो करोगे, 5/6400 करोगे तो ये पॉइंट्स में कितना आएगा आंसर, है ना। 1 से काफी छोटा रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, उस n को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। तो क्या देखेंगे, स्मॉल जी, ये जो आएगा 1 माइनस 2h बाई आर, और ये जी इधर चला जाएगा। देखो ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक बात ध्यान से सुनना, दोनों में स्टार बना के पॉइंट लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपने हाइट बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, मैक्सिमम कितना, 5, 10, 20, 25, 100 किलोमीटर लेना, तब तक तो ले लेना है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं आप तो 1500 किलोमीटर को आप इग्नोर, तो आपको फिर फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब जरा देखो, अब जरा ध्यान सुनना कैसे, सुनो भाई। अब ये पूछ रहा है कि जी की वैल्यू बढ़ी या घटी। तो बेटा देखो 1 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, बोलो यार, 1 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। यानी जो ये जी डैश होगी कुछ ना कुछ 0.89, 0.8 जी या 0.9 जी ऐसा कुछ करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी जी डैश की वैल्यू जी से क्या हो गई, कम हो गई। यानी ऑन गोइंग हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी विल गेट, नहीं आया। कंफर्म ना, कोई डाउट है? फिर से एक बार बता दूं,